नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक पुत्री के अपने पिता की प्रॉपर्टी पर क्या अधिकार होते हैं। इस वीडियो में हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में जानेंगे और उसमें 2005 में जो भी नई अमेंडमेंट आई है उसकी वजह से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक बेटी को क्या क्या अधिकार मिले हैं उसके बारे में भी जानेंगे। कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें एक पुत्री को अपने पिता की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं मिलता। ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस और सक्सेशन से हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डील करता है और ये एक्ट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख इनकी प्रॉपर्टी के सक्सेशन के लिए वर्क करता है। 1956 या इस एक्ट के आने से पहले जो भी सक्सेशन की जाती थी प्रॉपर्टी की, उसे कस्टमरी रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता था और ये डिफरेंट रिलीजन्स के लिए डिफरेंट तरीके से होती थी। लेकिन इस एक्ट में जितने भी हमारे कस्टमरी लॉज थे उन सभी को कोडिफाई कर दिया गया और हिंदू सक्सेशन एक्ट का निर्माण कर दिया गया। हिंदू सक्सेशन एक्ट में दो टाइप की प्रॉपर्टी बताई गई है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें अपने द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में गिफ्ट डीड, सेल डीड, ट्रांसफ़र डीड या विल ऑफ प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप व्यक्ति को मिलती है उसे भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में गिना जाता है। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो लगातार 4 पीढ़ियों से चली आ रही है बिना किसी विभाजन से। मतलब कि जैसे कोई प्रॉपर्टी पहले ग्रेट ग्रैंडफादर के पास थी, उसके बाद ग्रैंडफादर के पास आई, उसके बाद फादर और लास्ट में आपके पास। इसमें आप प्रॉपर्टी के लिए चौथी पीढ़ी हैं। एक बात का ध्यान रखें कि जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसका विभाजन नहीं हुआ होना चाहिए। अगर आपके परदादा उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को विल के द्वारा आपके पिता और उनके भाइयों में बांट देते हैं तो उस प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा। उस प्रॉपर्टी का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से टाइटल चेंज होकर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगा और जो भी प्रॉपर्टी होगी वह आपके पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। हिंदू सक्सेशन एक्ट में प्रॉपर्टी के सक्सेशन को लेकर जो भी रूल्स दिए गए हैं, आइए उनको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी का विभाजन करने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वाइवरशिप को यूज़ किया जाता है। इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग अगर किसी फैमिली में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और उस फैमिली में एक नया बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे का अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर बर्थ राइट होगा। मतलब कि जिस भी दिन उस बच्चे का जन्म होगा उसी दिन से उस बच्चे का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा। 2005 की अमेंडमेंट आने से पहले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटियों को बर्थराइट नहीं दिया जाता था। पहले ऐसा होता था कि पिता की प्रॉपर्टी उनकी डेथ हो जाने के बाद उनके बेटे, उसके बाद बेटे के बेटे और बेटे के बेटे के बेटे को जाती थी। लेकिन बेटियों के बारे में प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी ऐसा रूल नहीं था कि बेटियों को भी प्रॉपर्टी में कोपार्टनर माना जाए। लेकिन 2005 में जो अमेंडमेंट हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बेटियों का भी अपने पिता की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर उतना ही अधिकार है जितना कि एक बेटे का। अब प्रॉपर्टी का सक्सेशन दो टाइप से किया जा सकता है। फर्स्ट टेस्टामेंट्री सक्सेशन एंड सेकंड इंटरस्टेट सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन में एक व्यक्ति अपने आजीवन काल में अपनी संपत्ति की विल बना देता है, मतलब कि अपनी संपत्ति की वसीयत बना देता है।
इस वसीयत में वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने लीगल एयर्स या और किसी व्यक्ति को दे सकता है। यह एक मिथ है कि व्यक्ति अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की विल नहीं बना सकता। आपको बता दें कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दोनों के केसेस में एक व्यक्ति अपने हिस्से की प्रॉपर्टी की वसीयत बना सकता है। देखिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सिर्फ पिता का ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा नहीं होता, उसमें उसके बच्चों का भी बर्थ राइट होता है। इसलिए एक पिता पूरी ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की विल नहीं बना सकता। जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है वो केवल उसी प्रॉपर्टी के हिस्से को वसीयत के तौर पर बना सकता है। जैसे कि मान लीजिए दादा की मृत्यु हो जाने के बाद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके पिता के पास आ जाती है। अब उस प्रॉपर्टी में केवल आपके पिता का ही हिस्सा नहीं होगा, उसमें आपका हिस्सा, आपके पिताजी का हिस्सा और आपकी बहन का हिस्सा होगा। और अगर आपके पिताजी उस प्रॉपर्टी की वसीयत बनाना चाहते हैं तो वह केवल अपने हिस्से की ही वसीयत बना सकते हैं। लेकिन अगर वह सारी के सारी प्रॉपर्टी की विल बना देते हैं तो उस विल को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। प्रॉपर्टी का सक्सेशन करने के लिए सेकंड टाइप है इंटरस्टेट सक्सेशन। इस तरह के सक्सेशन को तब यूज़ किया जाता है जब एक व्यक्ति बिना अपनी वसीयत बनाए मर जाता है। 2005 की अमेंडमेंट में क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के लीगल एयर्स को बताया गया है, जिसमें जब भी किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कि बिना वसीयत बनाए इस दुनिया से चला गया है, उस केस में उसकी जितनी भी संपत्ति होगी वो उसके क्लास 1 एयर्स को मिल जाएगी। क्लास 1 एयर्स में उसकी विडो वाइफ, बेटा और बेटी आते हैं। चाहे प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड हो या एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो, अगर व्यक्ति बिना उस प्रॉपर्टी की वसीयत करे मर चुका है तो उस केस में इंटरस्टेट सक्सेशन ही इस्तेमाल में लिया जाता है। इसमें एंसेस्टर प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी दोनों ही केसेस में उसकी प्रॉपर्टी क्लास 1 ईयर्स मतलब उसकी विडो वाइफ, बेटा और बेटी को जाएगी। जब 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट आई थी तो उसमें बेटी को प्रॉपर्टी में एज ए कोपार्टनर बना दिया गया था फ्रॉम बर्थ, और जो भी प्रॉपर्टी के लिए लाइबिलिटीज़ होंगी उसमें भी डॉटर को इक्वल लाइबल बनाया गया था। और इस अमेंडमेंट की 9 सितंबर 2005 एनफोर्समेंट डेट रखी गई थी। लेकिन 2005 की अमेंडमेंट में कुछ कन्फ्लिक्शन थे, जैसे कि पुत्री को एज ए कोपार्टनर का टाइटल देने के लिए क्या पिता का एनफोर्समेंट डेट जो कि 9 सितंबर 2005 है उस डेट तक जिंदा होना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की 3 जजमेंट्स को देखेंगे जो कि अलग अलग केसेस में दी गई हैं। हमारी पहली जजमेंट आई थी प्रकाश वर्सेस फूलवती के केस में, जो कि 2016 में 2 जजिस के बेंच से दी गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि पिता की प्रॉपर्टी में पुत्री का कुपासनर होने के लिए पिता का एक्ट की एनफोर्समेंट डेट पर जिंदा होना जरूरी है। मतलब कि जो भी लिविंग कुपासनर है उसकी ही लिविंग डॉटर को प्रॉपर्टी में एज ए कुपासनर माना जा सकता है। हमारी सेकंड जजमेंट आई थी धनम्मा वर्सेस अमर के केस में, जो कि 2018 में आई थी। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजिस का बेंच था, जिसमें ये डिसीजन दिया गया कि चाहे पिता की डेथ एनफोर्समेंट के टाइम पीरियड से पहले हो चुकी है, उस केस में भी लड़की को अपने पिता की प्रॉपर्टी में बेटे जितना ही हक मिलेगा। इस जजमेंट के आ जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी हुई 2016 और 2018 दोनों जजमेंट्स में कन्फ्लिक्शन हो गया। ये समझ नहीं आ रहा था कि 2016 की जजमेंट को फॉलो किया जाए या 2018 की जजमेंट को फॉलो किया जाए। तो इस कन्फ्लिक्शन को दूर किया सुप्रीम कोर्ट के 3 जजिस के बेंच ने, जिन्होंने 2020 में वनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में एक रिमार्केबल डिसीजन दिया।
इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये फैसला दिया कि एक बेटी का अपने पिता की प्रॉपर्टी में एक बेटे की तरह ही हक होता है और ये राइट उसको उसके जन्म के उपरांत ही मिल जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एनफोर्समेंट के टाइम पर पिता की मृत्यु हो चुकी है या जिंदा है, इसका बेटी का जो भी प्रॉपर्टी में राइट है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस जजमेंट के आ जाने के बाद पिता की प्रॉपर्टी पर बेटी के जितने भी अधिकार थे, उनको लेकर जितने भी कन्फ्यूज़न थे, वो सब दूर हो गए थे। तो आइए अब वो भी जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें एक डॉटर अपने पिता की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती। 2005 की अमेंडमेंट आ जाने के बाद ये बहुत सारे रूमर्स फैल गए थे कि अब लड़की अपने पिता की, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, दोनों पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकती है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो डॉटर केवल अपने पिता की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर ही अपना अधिकार जमा सकती है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो उसका राइट है कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी को किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है, सेल कर सकता है, उसकी गिफ्ट डीड कर सकता है या उसकी विल बना सकता है। उस केस में उसके जितने भी लीगल एयर्स हैं वो अपना अधिकार नहीं जमा सकते, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अब मान लीजिए कि एक पिता ने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की वसीयत बनाई और उसमें पिता ने अपनी पुत्री को उस प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देते हुए अपनी सारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अपने बेटे को दे दिया। उस केस में उस पिता की बेटी कोर्ट में ये दावा नहीं पेश कर सकती कि उसके पिता ने उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा नहीं दिया। आइए अब ये भी देख लेते हैं एक पुत्री का एग्रीकल्चर लैंड पर कितना अधिकार है। हमारे इंडिया की बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें पिता की मृत्यु के बाद उसकी मैरिड डॉटर को एग्रीकल्चरल लैंड के केस में फर्स्ट क्लास लीगल एयर नहीं माना जाता। साधारण शब्दों में समझा जाए तो पिता की मृत्यु के बाद जो भी मैरिड डॉटर होती है वह अन्य प्रॉपर्टी पर अपना राइट क्लेम कर सकती है, लेकिन जो भी पिता की एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होती है वह उस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार नहीं प्राप्त कर सकती। तो आज की वीडियो में हमने एक बेटी के उसके पिता की प्रॉपर्टी पर जो अधिकार होते हैं उनके बारे में जाना। आशा करता हूँ कि प्रॉपर्टी के अधिकारों को लेकर जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। इसी तरह की नॉलेज लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।